तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो दोस्तों हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रांस सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटी हुई थी, जिसमें हमने देखा था जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे वही फ्रांस की गवर्नमेंट को रन कराते थे और उन्हीं के पास सोशल एंड इकोनॉमिकल पावर थी। मतलब फ्रांस में क्या था कि जो नॉर्मल लोग थे उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था और ये अत्याचार कर कौन रहे थे? जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, यानी कि चर्च और नोबेलिटी, क्योंकि उन्हीं के पास पावर थी और उन्हीं के पास प्रॉपर्टी थी। अब यार आप खुद ही सोचो कि जिसके ऊपर अत्याचार होगा वो क्या करेगा? आवाज उठाएगा। तो जो फ्रांस के नॉर्मल लोग थे यानी कि थर्ड स्टेट के लोग थे, उन्होंने डिमांड की कि हमें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जिसमें सब लोगों के पास इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो और सबके बीच में प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। और इसी डिमांड के चलते फ्रांस में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था। अब दोस्तों जो ये रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस के अंदर, उसके चर्चे पूरे यूरोप और एशियाई देशों में होने लगे। लोग आपस में डिस्कस करने लगे कि अगर फ्रांस के लोगों में फ्रीडम एंड इक्वालिटी जैसी भावनाएं आ सकती हैं तो हमें क्यों नहीं आ सकती। तो ये जो फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी के आइडिया थे वे धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगे। अब यूरोप के लोगों को लगने लगा था कि सोसाइटी में चेंजेस लाना पॉसिबल है, क्योंकि उन्हें आइडिया मिल चुका था फ्रांस रेवोल्यूशन से। लेकिन दोस्तों यूरोप के अंदर चेंजेस आए कैसे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों उस समय में यूरोप में अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते थे जिनके आइडियाज और सोचने के तरीके अलग अलग थे, जैसे कि लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। पहले हम बात करते हैं लिबरल्स की। तो लिबरल्स वो लोग थे जो समाज में बदलाव लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि सोसाइटी में हर एक धर्म के लोग मिलजुल कर रहें, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी राजा या डायनेस्टिक रूलर उनके ऊपर राज करे। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट ऐसी हो जिसे लोगों के द्वारा चुना गया हो और गवर्नमेंट वो काम करे जिसमें लोगों का भला हो। पर एक चीज थी जो लिबरल्स नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हर कोई वोट डाले। वो चाहते थे केवल मैन वोट डाले और ऐसे मैन वोट डाले जिनके पास प्रॉपर्टी हो। इसके अलावा किसी को भी वोट डालने का अधिकार ना हो। इनफैक्ट वुमेन्स को भी वोट डालने का अधिकार ना हो। सेकंड है रेडिकल्स। रेडिकल वो लोग थे जो ये चाहते थे कि कंट्री के अंदर गवर्नमेंट वो लोग बनाए जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हो। वो नहीं चाहते थे कि कुछ ही लोगों के पास प्रिविलेजेस हो, मतलब विशेष अधिकार हो। अगर प्रिविलेजेस हो तो सबके लिए समान हो, लेकिन सारी की सारी संपत्ति किसी एक के पास ना हो। लास्ट है कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव वो लोग थे जो सोसाइटी में बदलाव तो चाह रहे थे लेकिन धीरे धीरे से, मतलब चेंजेस तो ये भी चाह रहे थे, मगर ये चाह रहे थे कि चेंजेस आए तो धीरे धीरे से आए, एकदम से कोई चेंज ना आए। अब दोस्तों जो यूरोप था वो एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जब यूरोप के अंदर नई नई सिटीज बन रही थी, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा था और इन्हीं सब से यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इससे सोसाइटीज डेवलप तो हो रही थी लेकिन इससे कई सारी समस्याएं यूरोप के अंदर आने लगी। इंडस्ट्रीज की वजह से लोग फैक्ट्रीज में आकर काम करने लगे। लोगों से काम ज्यादा कराया जाता था लेकिन उसके उन्हें बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे। इसके अलावा लोगों को हाउसिंग और सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम होने लगी। अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगा क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा थी, लोगों के पास काम कम था। तो जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वर्कर्स के साथ गलत हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि आवाज उठाना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? जो फैक्ट्रीज ओनर थे, मतलब ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया जो केवल प्रॉफिट कमाना चाहते थे। उन लोगों की कोई परवाह नहीं और इन्हें वो कंजर्वेटिव कहते हैं। अब दोस्तों जो वर्कर्स थे उन्हें लिबरल्स और रेडिकल्स पसंद आने लगे थे क्योंकि वो वर्कर्स को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे उन्हें समझ में आ गया था कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। अब जरूरत है क्रांतिकारी बदलाव की। तो जो यूरोप था उसमें अलग अलग जगहों पर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी होने लगी, जैसे कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, रसिया। और ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कर कौन रहे थे? जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे। इनका एक ही उद्देश्य था कि यूरोप के अंदर से मोनार्ची सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे किसी के पास पूरी पावर हो। अब जो यूरोप था उसके अंदर 19वीं सेंचुरी के मिड में जो सोशलिज्म का आइडिया था वो धीरे धीरे फैलने लगा। लोग सोशलिज्म की तरफ अट्रैक्ट होने लगे क्योंकि सोशलिज्म ही एक ऐसा तरीका था जिससे सोसाइटी को अच्छे से चलाया जा सकता था। क्योंकि सोशलिज्म का अर्थ होता है समाजवाद, यानी कि एक ऐसी विचारधारा जिसमें समाज के अंदर हर एक नागरिक के बीच में इक्वालिटी हो और जो प्रॉपर्टी है वो लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और ना ही कोई इंडिविजुअल पर्सन पूरी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता था। तो ये जो सोशलिज्म का आइडिया था वो लोगों को बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि सोशलिज्म आएगा तो लोग सोसाइटी के अंदर अच्छे से रह पाएंगे।
तो जो लोग सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो करते थे उन्हें सोशलिस्ट कहते थे। मतलब सोशलिस्ट वो लोग थे जो सोशलिज्म की राह पर चलते थे। अब जो सोशलिस्ट थे वे प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना ये था कि सारी की सारी परेशानी की जड़ केवल प्राइवेट प्रॉपर्टीज ही है। ऐसा उनको इसलिए लगता था क्योंकि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले लोग होते हैं उनका केवल एक ही मकसद होता है, जो कि है प्रॉफिट कमाना। वे उन वर्कर्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते जिनकी वजह से वे प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ तक अपन ने देखा जो सोशलिज्म था वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल रहा था। अब दोस्तों फैल तो रहा था, लेकिन अब दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि आखिर सोशलिस्ट सोसाइटी चलनी कैसे चाहिए। तो इसके लिए कई सारे लोगों ने अलग अलग आइडियाज शेयर की ताकि सोशलिस्ट सोसाइटी फ्यूचर में अच्छे से चल सके। जैसे कि रॉबर्ट होवन, तो ये जो सोशलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि लोगों के बीच में कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जाए। मतलब लोगों के बीच में एसोसिएशन बना दी जाए, जिससे क्या होगा कि लोग साथ में काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट निकलेगा उसे आपस में बांट लिया करेंगे। ऐसे एक और सोशलिस्ट थे जिनका नाम था लुइस ब्लैंक। वो भी कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाना चाहते थे, पर वो चाहते थे कि गवर्नमेंट इंकरेज करे लोगों को कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने के लिए, जिससे कैपिटलिस्ट को हटाया जा सके। मतलब ऐसे लोगों को हटाया जा सके जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। इन दोनों के अलावा दो और सोशलिस्ट थे जिन्होंने बहुत कुछ बताया था कि सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे चलनी चाहिए। उनका नाम था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल। अब दोस्तों 1970s तक जो सोशलिज्म का आइडिया था वो पूरी तरीके से पॉपुलर हो चुका था यूरोप के अंदर। जितने भी सोशलिस्ट थे यूरोप के अंदर, उन्होंने क्या किया कि एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। तो ये जो इंटरनेशनल बॉडी थी वो सोशलिज्म को सपोर्ट करती थी। ऐसे ही कई देशों के अंदर एसोसिएशन बनने लगी, पार्टीज बनने लगी। जैसे कि जर्मनी में एक पार्टी बनी जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज। ऐसी ब्रिटेन में एक पार्टी बनी जिसका नाम था लेबर पार्टी। और इन सब के अलावा फ्रांस में एक पार्टी बनी जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। तो इस तरीके से पार्टीज पूरे यूरोप में बनने लगी और ये वही पार्टीज थी जो सोशलिज्म को फॉलो करती थी। पर दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि इतनी पार्टीज थी सोशलिज्म की, पर इसके बावजूद भी किसी भी कंट्री के अंदर सोशलिस्ट गवर्नमेंट नहीं बनी। लेकिन एक कंट्री थी जिसके अंदर सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी, वो कंट्री थी रसिया। तो अगर हमें जानना है रसिया के अंदर सोशलिस्ट गवर्नमेंट कैसे बनी थी, कैसे रिवॉल्यूशन हुआ था और कैसे मोनार्ची गवर्नमेंट को हटाया गया था, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1914 में। तो चलिए चलते हैं द रशियन एम्पायर इन 1914। अब दोस्तों आप इस मैप को देखो, यहाँ पर जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो है रशियन एम्पायर। मतलब देख रहे हो कितना बड़ा साम्राज्य था, और इतने बड़े साम्राज्य पर राज करता था एक राजा जिसका नाम था जार निकोलस सेकंड। अब दोस्तों जो रशियन एम्पायर था उसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, जैसे कि प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, कैथोलिक्स। पर सबसे ज्यादा लोग एक ही धर्म को मानते थे, वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। रसिया में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। करीब 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती थी। रसिया के अंदर इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। ज्यादातर इंडस्ट्री दो ही जगहों पर थी। पहली जगह थी पीटर्सबर्ग और दूसरी जगह थी मॉस्को। मतलब इतने बड़े रशियन एम्पायर में केवल दो ही जगह थी जहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्क होता था। धीरे धीरे समय निकलता गया और 1890s में रसिया के अंदर रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड हुआ। कई सारी नई नई इंडस्ट्रीज बनने लगी, प्रोडक्शन बढ़ने लगा, कई सारे वर्कर्स फैक्ट्रीज में आकर काम करने लगे। 1914 में फैक्ट्रीज के अंदर 31% फीमेल काम करती थी, पर उनको जो पैसे मिलते थे वो मेल के कंपैरिजन में काफी कम मिलते थे। पर जो वर्कर्स थे रसिया के वो दूसरों से काफी अलग थे। सारे के सारे वर्कर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। अगर किसी भी वर्कर्स को परेशानी होती थी तो सब मिलकर स्ट्राइक करते थे या पर अपना काम बंद कर देते थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि रशियन सोसाइटी सिटीज के अंदर कैसी थी। अब अपन बात करते हैं कि रशियन सोसाइटी इन रूरल एरिया, मतलब गाँव की सोसाइटी कैसी थी। तो रसिया के अंदर जितने भी कंट्री साइड या रूरल एरिया थे वहाँ पर ज्यादातर लोग खेती करते थे, मतलब किसान थे। लेकिन इनके पास काफी कम जमीन होती थी और कईयों के पास तो जमीन होती ही नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर जमीन तो नोबिलिटी और चर्च ने होल्ड करके रखी थी। इसलिए किसानों को मजबूरी बस इनके खेतों में जाकर काम करना पड़ता था। किसानों को सबसे ज्यादा नफरत नोबिलिटी से थी, क्योंकि किसानों का मानना ये था कि जो जमीन नोबिलिटी ने होल्ड करके रखी है उसके असली हकदार किसान है। अब दोस्तों जो रसिया के किसान थे वो बाकी यूरोपियन किसानों से अलग थे। अब अलग क्यों थे? क्योंकि ये जो भी फसल उगाते थे उसे मिलजुल कर उगाते थे। पहले फसलों को इकट्ठा कर लेते थे, बाद में जो भी प्रोडक्शन निकलता था उसे आपस में जरूरतों के हिसाब से बांट लेते थे। अब दोस्तों जो रसिया था उसमें क्या होता था कि 1914 से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी रसिया के अंदर उनको इलीगल माना जाता था। मतलब वहाँ पर पार्टी बनाने का कोई अधिकार ही नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी 1898 में एक इलीगल पार्टी बनाई गई जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। नाम से ही पता चल रहा है कि ये वर्कर्स के लिए बनाई गई थी। इनका काम जनरली अर्बन एरिया में था, मतलब ये शहरों में ज्यादा एक्टिव रहती थी। ठीक 2 साल बाद एक और पार्टी बनाई गई जिसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये जो पार्टी
पार्टी थी वो किसानों के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन किसानों को पार्टी की क्या जरूरत थी क्योंकि एक तो उन्हें अपनी जमीन बाबू चाहिए थी जो नोबिलिटी ने होल्ड करके रखी थी। दूसरा रीजन ये था कि इनको रसिया में नेचुरल सोशलिस्ट कहते थे, मतलब लोगों को लगता था कि किसानों में पहले से ही सोशलिज्म की खूबी है, इसलिए किसानों को लगा कि हमें पार्टी बना लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये दो पार्टी थी जो कि रसिया के अंदर बनी थी। पहली वो थी जो वर्कर्स के लिए बनी थी, दूसरी वो थी जो किसानों ने बनाई थी। पहली वो थी जो अर्बन एरिया में काम करती थी, दूसरी वो थी जो रूरल एरिया में काम करती थी। लेकिन दोनों ही पार्टी इलीगल थी क्योंकि दोनों को ही अधिकार नहीं था पार्टी बनाने का। अब दोस्तों 1903 में क्या हुआ कि जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी वो दो ग्रुप्स में बट गई। पहला ग्रुप था बुल्शेविक्स का और दूसरा ग्रुप था मेंशेविक का। बुल्शेविक का जो हेड था वो था व्लादिमीर लेनिन और मेंशेविक का जो हेड था वो था जूलियस मार्टव। बुल्शेविक चाहते थे कि हमारी पार्टी डिसिप्लिन्ड हो, मतलब वो नहीं चाहते थे कि कोई भी मेंबर हमारी पार्टी को ज्वाइन करे, केवल क्वालिटी ऑफ मेंबर ही ज्वाइन कर सकते थे। मेंशेविक चाहते थे कि पार्टी सबके लिए ओपन होनी चाहिए, कोई भी पार्टी में शामिल हो सकता है। और दोस्तों जो राजा था यूरोप का जार निकोलस II, उसके पास ही पूरी पावर थी। रसिया के अंदर कोई भी पार्लियामेंट नहीं बनी थी, जो भी डिसीजन लेता था वो जार निकोलस II ही लेता था। रसिया और जापान के बीच में लड़ाई चल रही थी, यानी कि वॉर चल रहा था, क्योंकि दोनों को कोरिया और मंचूरिया चाहिए थे। अब दोस्तों जो रसिया था वो जापान से कई बार हार चुका था, लेकिन वहां का जो राजा था जार निकोलस II, वो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इतनी बार हार मानने के बावजूद भी उसने फिर से युद्ध किया, लेकिन वो फिर हार गया। अब यार आप खुद ही सोचो, अगर कोई कंट्री लगातार वॉर करेगी और लगातार हारती जाएगी तो कंट्री पर और उसकी इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है यार, बहुत बुरा फर्क पड़ेगा। तो वॉर के चलते रसिया में प्राइसेस बढ़ने लगे, वर्कर्स को रहने और खाने में प्रॉब्लम होने लगी, वर्कर्स डिमांड करने लगे बेटर कंडीशंस की, स्ट्राइक करने लगे, एसोसिएशन बनाने लगे। और दोस्तों एक बार तो क्या हुआ कि कुछ वर्कर्स का ग्रुप जिसे फादर गैपोन लीड कर रहे थे, वे विंटर पैलेस के सामने गए और राजा के खिलाफ आवाज उठाने लगे। पर जो राजा था उसे ये पसंद नहीं आया, उसने पुलिस को ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया, जिससे लगभग 100 वर्कर्स मारे गए और करीब 300 वर्कर्स घायल हो गए। इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे कहते हैं। इस घटना के बाद कई लोगों के अंदर रिवॉल्यूशन की भावना और भड़क गई, जगह जगह पे स्ट्राइक और प्रोटेस्ट होने लगे। कई सारे वर्कर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर, इस तरीके के कई सारे लोगों ने अपनी यूनियन बनाना शुरू कर दिया और सब लोग यही डिमांड करने लगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। अब जो राजा था रसिया का वो प्रेशर में आ गया, क्योंकि जार को लगने लगा था कि लोग कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। जार नहीं चाहता था कि उसकी पावर धीरे धीरे खत्म होती जाए, लेकिन फिर भी उसने लोगों के प्रेशर में आकर अलाउ कर दिया एक इलेक्टिव पार्लियामेंट बनाने का, जिसे डूमा बोलते हैं। लेकिन राजा ने पहले ही डूमा को 75 डेज के अंदर ही डिसमिस कर दिया। फिर 3 महीने बाद फिर से डूमा बनाई गई, यानी कि सेकंड डूमा, लेकिन राजा ने उसे भी डिसमिस कर दिया, क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि उसकी पावर कम होकर किसी और के पास चली जाए। अब कुछ समय बाद राजा ने तीसरी डूमा बनाई। अब की बार राजा ने क्या किया कि वोटिंग लॉज में चेंजेस कर दिए और ऐसे लोगों को डूमा में रखा गया जो राजा के सपोर्टर थे और जिन्हें कोई मतलब नहीं था कि सोसाइटी में चल क्या रहा है, जैसे कि कंजर्वेटिव। और जो लिबरल्स और रिवॉल्यूशनरी थे उनको डूमा से बाहर कर दिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में यूरोप के अंदर कई देशों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ थे जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया और दूसरी तरफ थे फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया। चूंकि इन देशों की कॉलोनी पूरे वर्ल्ड में थी, इसलिए इसको वर्ल्ड वॉर कहा गया। पहले तो रसिया के लोगों ने जार को बहुत सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि लोगों ने सेंट पीटरबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्रेड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो एक जर्मन नेम था और जर्मनी से वॉर चल रहा था और जर्मनी से लोगों को उतनी नफरत थी। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया, वॉर बढ़ता गया, लोगों का राजा पर से भरोसा उठने लगा और जनता ने धीरे धीरे करके राजा को सपोर्ट करना बंद कर दिया। अब सपोर्ट करना क्यों बंद कर दिया था? इसके 3 कारण थे। पहला कारण यह था कि एक तो राजा ने डूमा की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कंसल्ट करना बंद कर दिया था, जिससे जो कंजर्वेटिव लोग थे वो भी राजा के खिलाफ हो गए। दूसरा रीजन ये था कि जो ये आप पिक्चर देख रहे हो वो है रासपुतिन। ये जो था वो राजा का एडवाइजर था, मतलब राजा को एडवाइस देने का काम करता था। लेकिन रसिया के लोग रासपुतिन को पसंद नहीं करते थे। क्यों पसंद नहीं करते थे? क्योंकि लोगों को लगता था कि रासपुतिन एक पुअर एडवाइजर है। लेकिन जो राजा था वो केवल रासपुतिन की बात सुनता था। थर्ड रीजन ये था कि जो रानी थी रसिया की, वो जर्मनी की रहने वाली थी। तो लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर रानी जर्मनी की है तो राजा जर्मनी से कैसे लड़ सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से जनता ने राजा को सपोर्ट करना कम कर दिया था। 1914 से 1916 तक जो रशियन आर्मी थी वो बहुत ही बुरी तरीके से हार चुकी थी जर्मन एंड ऑस्ट्रियन आर्मी से। 1917 तक आते आते लगभग 7 मिलियन लोग मारे गए थे इस वॉर की वजह से और 3 मिलियन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं बचे थे। क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई थी, रेलवे लाइन टूट गई थी और इस वॉर का काफी बुरा असर इंडस्ट्रीज पर भी पड़ा, क्योंकि ज्यादातर वर्कर्स को वॉर में लड़ाई करने के लिए बुला लिया था, जिसकी वजह से गुड्स की सप्लाई
सप्लाई रुक गई थी और कई सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई। और इन सब के अलावा लोगों के बीच में फूड्स की भी कमी होने लगी थी, क्योंकि ज्यादातर फूड आर्मी के लिए चला जाता था। मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण लोगों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा था। अब दोस्तों जो रसिया की कैपिटल थी पेट्रोग्रेड, उसके बीच से नेवा नदी बहती थी। नेवा नदी की राइट की तरफ गरीब लोग रहते थे, जैसे कि वर्कर्स, और उनकी फैक्ट्रीज भी लोकेटेड थी। नेवा नदी की लेफ्ट की तरफ फैशनेबल एरियाज थे, जैसे कि विंटर पैलेस, और कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी लोकेटेड थी। इन सब के अलावा डूमा भी यहीं पर लोकेटेड थी। अब दोस्तों 1917 के फरवरी टाइम में पेट्रोग्रेड में बहुत ही जोरों से सर्दी पड़ रही थी। वहां के जो वर्कर्स थे उनको खाने की कमी होने लगी। ऊपर से गवर्नमेंट ने 22 फरवरी को फैक्ट्रीज को भी बंद करवा दिया। इससे गुस्सा होकर 50 फैक्ट्री वर्कर्स लेफ्ट बैंक से राइट बैंक की ओर चले गए और नेवस्की प्रोस्पेक्ट, जो कि एक जगह थी, वहां पर जाकर प्रोटेस्ट करने लगे। इसे देखकर गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया, जिससे मजबूर होकर वर्कर्स को वापस जाना पड़ा। लेकिन वर्कर्स इतनी जल्दी हार मानने वाले थोड़ी ना थे। वे 24 और 25 फरवरी को फिर वापस गए और प्रोटेस्ट करने लगे। तो राजा ने क्या किया कि उन पर नजर रखने के लिए कैवलरी और पुलिस को आदेश दे दिया। फिर राजा ने 25 फरवरी को डूमा को ही सस्पेंड कर दिया, जिससे डूमा के जो पॉलिटिशियंस थे वो भी राजा के खिलाफ जाकर खड़े हो गए और उन सब ने मिलकर पुलिस हेडक्वार्टर में तोड़फोड़ मचा दी। बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए और राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। राजा ने ये सब देखकर कैवलरी को बुलाया और फायर करने का ऑर्डर दे दिया, बट कैवलरी ने उन पर फायर करने से मना कर दिया। अब दोस्तों जो सोल्जर्स थे वो भी राजा से परेशान हो गए थे और जो वर्कर्स थे वो पहले से ही परेशान थे। फिर वर्कर्स और सोल्जर आपस में मिल गए और एक नई काउंसिल बनाई, जिसका नाम पेट्रोग्रेड सोवियत रखा गया। अगले दिन राजा से मिलने कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स आए। उन्होंने राजा को एडवाइस दी कि आप अपने पद से रिजाइन दे दो। तो राजा ने उनकी बात मान ली और फाइनली 2 मार्च 1917 को राजा ने रिजाइन दे दिया। अब दोस्तों जो पेट्रोग्रेड सोवियत थे उन्होंने डूमा के साथ मिलकर एक नई गवर्नमेंट बनाई, जिसको प्रोविजनल गवर्नमेंट बोला गया। तो ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वही अब कंट्री को रन कर रही थी। इसी बीच एंट्री होती है बुल्शेविक के लीडर व्लादिमीर लेनिन की। तो अब लेनिन क्या करता है कि गवर्नमेंट से 3 डिमांड करता है। अब भाई इतना बड़ा रिवॉल्यूशनरी था, एटलीस्ट डिमांड तो कर ही सकता था। तो लेनिन की फर्स्ट डिमांड थी कि वॉर को खत्म कर दिया जाए। सेकंड डिमांड थी जो जमीन है उसे किसानों को दे दी जाए। और थर्ड डिमांड थी कि बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए। और इन्हीं 3 डिमांड्स को अप्रैल थीसिस भी बोला जाता है। उसने ये भी बोला था कि अब हमें बुल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी कर देना चाहिए। अब दोस्तों जो लेनिन था उसको लग रहा था कि आने वाले समय में वर्कर्स के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट प्रॉब्लम खड़ी करेगी। ऐसा उसको क्यों लग रहा था? क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर ज्यादातर वो लीडर बने थे जो पहले से लैंडलॉर्ड थे, बिजनेसमैन थे और जो आर्मी ऑफिसर्स थे। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि अमीर लोगों से वर्कर्स की कितनी लड़ाई चलती थी। तो धीरे धीरे वर्कर्स मूवमेंट फैलने लगा, फैक्ट्रीज कमेटी बनने लगी, ट्रेड यूनियन बढ़ने लगे, आर्मी में सोल्जर कमेटी बनने लगी। इन सब चीजों को देखकर प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा कि उनकी पावर कम हो रही है और जो बुल्शेविक की पावर है वो बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसने बहुत बुरे स्टेप लेना शुरू कर दिया, जैसे कि जो लीडर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे या फिर आवाज उठाते थे उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। इससे जो वर्कर्स थे और भी कई सारे लोग थे उनको ये गवर्नमेंट धीरे धीरे बुरी लगने लगी थी और धीरे धीरे बुल्शेविक्स और प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई भी बढ़ने लगी। तो जो लेनिन था उसने गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला लिया। जितने भी सपोर्टर थे बुल्शेविक पार्टी के, चाहे वो आर्मी के हो, चाहे वो सोवियत्स हो और चाहे वो फैक्ट्रीज वर्कर्स हो। और 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत को भी कन्वेंस कर लिया और सोवियत के साथ मिलकर एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई, जिसका हेड लियोन ट्रोत्स्की को अपॉइंट किया गया। अब सभी लोग तैयार हो चुके थे अपराइजिंग करने के लिए, मतलब विद्रोह करने के लिए। किसके खिलाफ? प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ। और लेनिन ने किसी को नहीं बताया था कि कब विद्रोह करने वाले हैं, बट फाइनली 24 अक्टूबर को बुल्शेविक ने रिवोल्ट कर ही दिया। इसे देखकर जो प्राइम मिनिस्टर था केरेंस्की, उसने क्या किया कि सेना को आदेश दे दिया। तो सेना ने क्या किया कि बुल्शेविक की 2 न्यूज़पेपर बिल्डिंग को सीज कर दिया। पर बुल्शेविक क्या कम थे? बुल्शेविक ने प्रोविजनल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ही पकड़ लिया, यानी कि अरेस्ट कर लिया। और जो लड़ाई चल रही थी प्रोविजनल गवर्नमेंट और बुल्शेविक के बीच में, उनमें जीता कौन? ऑब्वियसली बुल्शेविक जीता। अब जैसे ही बुल्शेविक जीता तो लेनिन के पास पावर आ गई। तो लेनिन ने क्या किया? बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, इंडस्ट्रीज को भी नेशनलाइज कर दिया। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि लेनिन प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल अगेंस्ट था, इसलिए उसने लैंड्स को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। और जो पीजेंट थे, मतलब फार्मर थे, उनको अलाउ कर दिया नोबिलिटी की जमीन छीनने के लिए। उन्होंने आर्मी की यूनिफॉर्म भी बदलवा दी आफ्टर क्लॉथिंग कंपटीशन, जिसमें एक हेड को सिलेक्ट किया गया जिसे सोवियत हेड बोलते हैं। और इतने दिनों से जो पार्टी का नाम बुल्शेविक चला आ रहा था और उसे बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर देते हैं। अब दोस्तों
दोस्तों नवंबर 1917 में क्या हुआ कि बुल्शेविक ने इलेक्शन करवाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। अब लेनिन को लग रहा था कि हम तो जीत ही जाएंगे क्योंकि हमने प्रोविजनल गवर्नमेंट को हराया है और हमने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो बुल्शेविक को लग रहा था कि हम थोड़ा ना हार सकते हैं, पर होता ऐसा ही है, बुल्शेविक पार्टी इलेक्शन जीत ही नहीं पाती है। इस बात से लेनिन को गुस्सा आ जाता है, तो वो क्या करता है कि पूरी असेंबली को ही डिसमिस कर देता है और लोगों से कहता है कि अब कोई इलेक्शन नहीं होंगे, अब जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो मैं ही बनाऊंगा। और ऊपर से लेनिन ने जर्मनी से हाथ और मिला लिया। और आपको तो पता ही है कि जर्मनी रसिया की कितनी बड़ी दुश्मन थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। इन सब के अलावा लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स भी नहीं बचे थे, लोगों के पास फ्रीडम भी नहीं बची थी। अब जो रसिया था वो एक वन पार्टी स्टेट बन चुका था। लेनिन ने एक सीक्रेट पुलिस लोगों के बीच में तैनात कर दी थी, जिसका काम ये था कि जो भी आवाज उठाता था उसे ये पुलिस पनिश करती थी। तो दोस्तों जो लोग लेनिन के बारे में अच्छा कहते थे वो सारे लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि लोगों ने लेनिन से ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि कंट्री के अंदर सिविल वॉर की नौबत आ जाती है। अब दोस्तों कई सारे लोग रसिया के अंदर सिविल वॉर करने वाले थे। अब सिविल वॉर किन के बीच में होने वाला था? तो सिविल वॉर जनरली 3 तरह के लोगों के साथ होने वाला था। पहले थे रेड, दूसरे थे ग्रीन और तीसरे थे व्हाइट। रेड वो लोग थे जो लेनिन के सपोर्टर थे, यानी कि जो बुल्शेविक के लोग थे। ग्रीन वो लोग थे जो कि पीजेंट थे, यानी कि किसान थे। और व्हाइट वो लोग थे जो राजा के सपोर्टर थे, जो राजा को आज भी याद करते थे, यानी कि जो ऑटोक्रेसी को पसंद करते थे। अब दोस्तों सिविल वॉर स्टार्ट हुआ और इन तीनों के बीच में बहुत ही बुरी तरीके से सिविल वॉर चल रहा था, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। अब दोस्तों जो ग्रीन और व्हाइट लोग थे उन्हें वार की कंट्री भी सपोर्ट कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रसिया के अंदर सोशलिज्म फैले, क्योंकि उन्हें डर था कि आज सोशलिज्म रसिया के अंदर फैलेगा तो कल के दिन उनकी कंट्री के अंदर भी सोशलिज्म की डिमांड हो सकती है। इसलिए उन्होंने बुल्शेविक को सपोर्ट ना करके ग्रीन्स और व्हाइट्स को सपोर्ट किया। लेकिन अफसोस इतनी कोशिश करने के बाद भी ग्रीन और व्हाइट हार जाते हैं और बुल्शेविक फिर जीत जाते हैं, यानी कि जीत होती है रेड्स की। और धीरे धीरे जनवरी 1920 तक सारी पावर बुल्शेविक के पास वापस आ जाती है। अब फाइनली लेनिन और बुल्शेविक को लगा कि जिन वादों को करके हम लोग जीते थे उन वादों को पूरा कर देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 5 ईयर प्लान बनाना शुरू कर दिया। मतलब कितना डेवलपमेंट करेंगे पूरे 5 साल के अंदर। तो पहले 2-5 सालों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि सारी चीजों के प्राइजेस फिक्स्ड कर दिए, जिससे कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। और ऐसा हुआ भी, कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लगा, नई नई सिटीज डेवलप होने लगी, साथ में इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी। इन सब के अलावा स्कूलिंग सिस्टम भी डेवलप होने लगा, लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव होने लगी। तो ये जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कर रहे थे बुल्शेविक के लोग, उसकी वजह से रसिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ तो काफी इंप्रूव हो रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन ऐसे में हो जाती है लेनिन की डेथ। फिर लेनिन की डेथ के बाद एक नया लीडर बनता है जिसका नाम था स्टालिन। 1927-1928 तक आते आते ग्रेन्स की काफी ज्यादा कमी होने लगती है रसिया के अंदर। गवर्नमेंट ने जितने भी फूड ग्रेन्स थे उनकी प्राइसेस फिक्स कर दी। अब दोस्तों प्राइस फिक्स कर दी थी, इसलिए पीजेंट ने ग्रेन बेचना बंद कर दिया। अब दोस्तों जो स्टालिन था उसने क्या किया कि इमरजेंसी लगा दी, क्योंकि स्टालिन को लग रहा था कि जो अमीर फार्मर है उन्होंने ग्रेन्स को छुपाकर अपने पास रखा है, क्योंकि वो चाहते थे कि जब प्राइस बढ़ेगा तब ग्रेन्स को बेचकर वो ज्यादा पैसे कमा सकेंगे। पर जो स्टालिन था उसने ग्रेन देना कंपल्सरी कर दिया था, मतलब लोगों को ग्रेन्स देना ही देना था। अगर उनके पास ग्रेन्स हैं तो उनको ग्रेन्स देने ही पड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कंपल्सरी कर दिया था स्टालिन ने। 1928 में स्टालिन के पार्टी मेंबर्स ने घूमना शुरू कर दिया और जहाँ कहीं से भी उन्हें ग्रेन मिल सकता था वे वहां से ग्रेन जबरदस्ती कलेक्ट कर लेते थे। इनके अलावा जो अमीर फार्मर्स थे उन्हें कुल्लक बोलते थे, उन पर रेड करना शुरू कर दिया था। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ग्रेन्स की शॉर्टेज थी, तो इसके लिए स्टालिन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें लोगों की जमीन को इकट्ठा किया जाता था ताकि मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल करके ज्यादा प्रोडक्शन निकाला जा सके। फिर बाद में जो भी प्रोडक्शन निकलता था उसे बांट दिया जाता था। तो जो स्टालिन था उसने सारे किसानों को कलेक्टिव फार्मिंग करना कंपलसरी कर दिया था, मतलब उनको फोर्स कर रहा था स्टालिन कलेक्टिव फार्मिंग करने के लिए। जब किसानों ने इसकी बात नहीं मानी तो उसने क्या किया कि लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया। इस बात से पीसेंट गुस्सा हो गए और उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए अपने लाइफ स्टॉक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कंट्री के अंदर ग्रेन्स की प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही थी। 1913 से 1933 तक आते आते लगभग 4 मिलियन लोग मर गए थे इस भुखमरी से। अब जो स्टालिन की खुद की पार्टी के लोग थे वो भी स्टालिन को क्रिटिसाइज करने लगे। तो स्टालिन ने क्या किया कि जो भी उसके खिलाफ होता था उसके ऊपर सोशलिज्म के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करने के चार्जेस लगा दिए जाते थे, उसे जेल में या फिर लेबर कैंप में भेज दिया जाता था। ऐसे करके 1939 तक
लगभग 2 मिलियन लोगों को जेल में या लेबर कैंप में भेज दिया था। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। दोस्तों रशियन रेवोल्यूशन की वजह से काफी सारी कंट्रीज के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी बनने लगी। बोल्शेविक ने भी काफी ज्यादा इंकरेज किया था लोगों को, जिससे सोशलिज्म पूरे वर्ल्ड में फैल सके। बोल्शेविक ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट रखी, जैसे रशिया के अलावा कई देशों के लोग भी पार्टिसिपेट कर सके। बोल्शेविक ने कॉमिनटर्न भी बनाया, जिससे सोशलिज्म को और भी ज्यादा अवेयर बनाया जा सके ऑन अ इंटरनेशनल लेवल। और यूनिवर्सिटीज को भी खोला गया जिसमें लोगों को सोशलिज्म के बारे में सिखाया जा सके। पर रशिया के बारे में अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग व्यूज थे। और दोस्तों जब वर्ल्ड वॉर सेकंड आया तब सोशलिज्म और भी ज्यादा पॉपुलर हुआ पूरे वर्ल्ड में। इनफैक्ट इंडिया में भी काफी सारे लोग रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुए थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर। बट रशिया पूरी तरीके से एक सोशलिस्ट कंट्री नहीं बन पाया था और ना ही लोगों को एसेंशियल फ्रीडम मिल पाई थी। बट जो ये सोशलिज्म का आइडिया था उसे पूरे वर्ल्ड वाइड पॉपुलरिटी मिल चुकी थी और रिस्पेक्ट मिल चुकी थी आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चाहो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी क्लास 9th की और भी वीडियोस देखने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।